वेलकम बैक। इख्तलाफ प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। तो फजल हुसैन साहब, अब मैं आपकी तरफ आऊँगी कि कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल जो है वो आ चुका है, तो आप क्या समझते हैं कि ब्रिक ग्रुप में पाकिस्तान भी मेंबर बन सकता है? और इसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा, जैसे शंघाई ताउन तंजीम जो है जिस तरह से मुआहदे तय हो रही हैं, तो इस पर अफेक्ट होगा? अच्छा, आपने ब्रिक्स की बात की है। पाकिस्तान जितने भी ऐसे फोरम हैं, जैसे G20 हो गया, जिस तरह से G7 हो गया, और ये वाला जो शंघाई तंजीम ये तावन, तो इस तरह के जितने भी फोरम हैं, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा फोरम पर पाकिस्तान जा सकता है, पाकिस्तान को मेंबरशिप हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ब्रिक्स के हवाले से पाकिस्तान ने एप्लीकेशन दी हुई है। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। अभी जो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के हवाले से, आपने समुद्री हयात की भी बात की है। जी। अच्छा, तो पाकिस्तान में जिस तरह से हमारी फसलें होती हैं, गंदम होती है, चावल होते हैं, कपास होते हैं, ये हमेशा ही क्रॉप इतनी ज़्यादा फसल होती है कि हमारे से संभाले नहीं जाती। जिस तरह से गंदम का जो कुछ मिट्टी पलीद हो गई पाकिस्तान में गंदम की, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। और फिर ये हुकूमत करने वाले क्या कहें इनको, अलवी साहब ने इनके बारे में पहले बात कर दी है। अच्छा, तो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में हम कहीं ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। आपने समुद्री हयात की बात की है। ये आज से कोई 30 साल पहले की बात है। मैं कराची में था, मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा था, तो उसने मुझे बताया, मछेरा था, उसने कहा जी कि अगर हमारा ट्राला पूरा का पूरा उस मछली से भर जाए जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो 50 करोड़ रुपया। ये बात है 1995 की। तो आप अंदाज़ा कर लें कि 50 करोड़ रुपया एक ट्राला, ये समुद्री हयात से हमें कितना कुछ। अच्छा, पाकिस्तान में मकई की फसल, वो पाकिस्तान में साल में ये 2.5 माह की फसल है, ये 4 मरतबा हो सकती है। और बदकिस्मती हमारी ये है कि पाकिस्तान में मकई का एक भी तेल का कारखाना नहीं है, एक भी नहीं है कारखाना। सारे का सारा इतनी ज़्यादा हम मकई पैदा कर भी रहे हैं और इसकी पैदावार 100 मन तक जाती है फ़ी एकड़। अच्छा, तो बाकी एग्रीकल्चर के लिए हमें तवानाई की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। तवानाई में पेट्रोल आ जाता है, उसमें बिजली आ जाती है, उसमें गैस आ जाती है। और ईरान जो हमारा इसी का शंघाई तंजीम इसमें मौजूद है, इसी समेट में आया हुआ भी है, रुकन भी है, उसकी तरफ से तीनों के हवाले से पाकिस्तान को हमेशा से पेशकश की जाती है। 2 साल पहले की बात है, ईरान की तरफ से कहा गया था कि हम पाकिस्तान को 10 रुपये लीटर के हिसाब से पेट्रोल देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा बिजली ईरान सस्ती पाकिस्तान को देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और गैस का मुआहदा ईरान की तरफ से जो मुआहदा हुआ था वो उन्होंने मुकम्मल कर लिया हमारी तरफ से, उसकी अभी तक इब्तिदा नहीं की गई। डर क्या है, खौफ क्या है? खौफ है अमेरिका का, हमारे इन हुक्मरानों को, इससे पहले जो जा चुके हैं उनको। अच्छा, वही अमेरिका है, वही ईरान है और भारत है। भारत ईरान के साथ तिजारत कर रहा है, तेल ख़रीद रहा है, सस्ता तेल। और इसके अलावा चाबहार बंदरगाह, वो उसने 10 साल के लिए वहाँ पे अपना काम शुरू कर दिया है। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी जुर्रत हम भी कर लें भारत की तरह, तो ईरान से हम क्यों ये चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान की ज़राअत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए। आपने टेक्सटाइल की बात की है, उसके लिए भी अगर हमारा ये टेक्सटाइल सेक्टर उसका बेड़ा गर्क हुआ है, बैठ गया, तो उसकी वजह यह है कि एनर्जी नहीं है। ईरान आपको जब ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। अमेरिका का अगर खौफ है हमारे हुक्मरानों को, फिर उन्हें कहें कि ईरान की तरह अगर हमें मुआहदे नहीं करने देने, तो ईरान की तरह हमें आप एनर्जी सस्ती दें। पेट्रोल तो खैर अमेरिका दे ही सकता है ना पाकिस्तान को, मुतबादल हो सकता है हमारे यहाँ एनर्जी का। तो ये मेरा छोटा सा तजज़िया था कि किस तरह से हम अपनी ज़राअत को कितना बूस्ट कर सकते हैं। और इस पर ज़रूर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारी जो समुद्री हयात है वो हमें कहाँ से कहाँ तक हमें ले जा सकती है। फजल हुसैन साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा। देखिए, इस वक्त इस फोरम के अंदर चाइना है और ईरान बतौर मुबस्सर है और पाकिस्तान है। देखिए, ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रायंगल है। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए इन मामलात को, कि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास रॉ मटेरियल है पाकिस्तान के अंदर, जैसे मकई का जिक्र किया, जैसे गंदम का जिक्र किया, जैसे ऑयल सीड जो है ना, ऑयल वाले जो सीड्स हैं, जैसे वो सूरजमुखी के हैं, दूसरे हैं बहुत ज़्यादा, तो हम यहाँ ये उगा सकते हैं। और फिर ओलिव ऑयल है। और इसी तरह तीसरा जो मुल्क इसके अंदर है ईरान, उसके पास एनर्जी है। अगर ये तीनों ममालिक बाहिमी तौर पर आपस में ऐसे मुआहदे कर लेते हैं कि पाकिस्तान से अगर रॉ मटेरियल लिया जाए और चाइना के अंदर उसको प्रोसेस किया जाए, क्योंकि उनके यहाँ जो इंडस्ट्री है बहुत हाई टेक इंडस्ट्री है, तो इसी तरह जो ईरान है उसके पास ऑयल है।
اب دیکھیں ہم جو تینوں ممالک ہیں یہ کرنا بھی چاہتے ہیں، اور یہ جو فورم اس وقت سجا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر، اس کا مین مدعا بھی یہی ہے کہ جو بھی یعنی کہ اقتصادی معاملات ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، وہ مابین ہوں، ان ممالک کے اندر ہوں۔ لیکن سب سے بڑا المیہ جو ہم ممالک کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو بھی کوئی کام کرتے ہیں اس سے پہلے ہم ڈرتے ہیں کہ فلاں کیا کرے گا، امریکہ کیا کرے گا، یا انڈیا کیا اس کے اندر شرارت کرے گا۔ لیکن اگر ان تین ممالک کے جو ریسورسز ہیں ان کو یکجا کر دیا جائے، دیکھیں آج بھی یہ حقیقت ہے کہ جو چائنا کے لیے فیوچر جو آئل ہے، جو انرجی ہے، وہ ایران کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے قریب ترین ممالک ہے جن کے اندر اب اس وقت ایران کو پابندیوں کا بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ اس سینس میں ہو رہا ہے، ہم نے بھی کافی عرصہ پہلے ایرانی سفیر سے ملاقات کی تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ انڈسٹری ان ہاؤس ہی ڈیولپ ہو رہی ہے، چونکہ ہم باہر سے نہ کچھ منگوا سکتے ہیں نہ بھیج سکتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک بلیسنگ بھی ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن میں اگین اپنی بات کی طرف آؤں گا کہ جو اس فورم کے اندر ہم ملک ہیں، خاص طور پہ چائنا، پاکستان اور ایران، اگر آپس میں کوئی ایسے معاہدے کر لیں، ادھر سے انرجی آ جائے، ادھر سے را میٹیریل آ جائے، ادھر سے ہائی ٹیک انڈسٹری، تو یہ دنیا کا بہت بڑا جو ہے وہ انڈسٹریل ہب بن سکتا ہے، اور یہاں جو بے روزگاری کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، میں اپنے ساتھیوں کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، علوی صاحب کے لیے بھی اور آسما صاحبہ کے لیے بھی۔ اسما آپ کی طرف آتے ہیں۔ اسما مجھے بتائیے، جیسے علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں ممالک مل کے پاکستان کی معیشت کو بڑھاتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں، شانہ بشانہ چلتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان جو ہے وہ آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ کہاں تک پہنچ جائے گا؟ دیکھیں جی، میں نے کل بھی یہی بات کی تھی کہ ریجن کا ٹائم ہے نا، یہ ہماری ریجن کا، ہماری سب کانٹیننٹ کا ٹائم ہے۔ دس از لائک اب یہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں واقعی دیکھیے، جب بھی آپ راک باٹم ہٹ کرتے ہیں نا، پاکستان نے اس وقت راک باٹم ہٹ کیا ہوا ہے۔ ہر آلٹرنیٹ سال ہم یہ سوچو، یہ ہمارے پاس نیوز آ جاتی ہے کہ ہم جی بینکرپٹ ہونے والے، بینکرپٹ ہونے والے۔ وی آر ایٹ دا باٹم آف آور اکنامک گروتھ، اس سے ہم لیس کبھی بھی نہیں گئے۔ تو جب آپ راک باٹم ہٹ کر لیں تو اس کے بعد ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اوپر کی طرف، ترقی کی طرف۔ تو اب یہ ہمارا بھی ترقی کا ٹائم ہے، ہمارا بھی ڈان، بریکنگ آف دا ڈان از کلوز۔ اس میں خالی کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہے، ایک آپ کو ایک ویژنری لیڈر چاہیے، ایک آپ کو ٹیم چاہیے جو ڈیڈیکیٹڈ ہو کہ ہم نے راستے کہاں سے لینے ہیں، کس طریقے سے لینے ہیں۔ ہمارے پاس انفراسٹرکچر، ہمارے پاس لیبر، ہمارے پاس ریسورسز تو ہیں، ہمارے پاس ایون کیا کہتے ہیں لون کے مد میں ہمارے پاس فائنینشیل سپورٹ بھی آتی رہتی ہے، لیکن وہ ایک ڈائریکشن میں لگے جہاں سے ہم ایک ریوائول کا اپنا راستہ شروع کریں۔ تو اسکائی از اے لمٹ فار اس۔ ڈس ہارٹ یا ہوپ لیس تو میں کبھی بھی نہیں ہوئی پاکستان سے، اور نہ ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان از رچ ان ریسورسز، رچ ان ٹیلنٹ، رچ ان آل دا اپرچونٹیز جو کہ کسی بھی ملک کو گریٹ ہونے کے لیے ضرورت ہے۔ اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی نا کہ یہ ریجن اس میں ہر کنٹری کا اپنا ایک یونیک پوٹینشیل ہے۔ ایران کا اپنا ایک پوٹینشیل ہے، انڈیا کا اپنا ایک پوٹینشیل ہے، پاکستان کا اپنا ایک پوٹینشیل ہے، چائنا کا اپنا ایک پوٹینشیل ہے۔ وہاں آپ دیکھیں تو افغانستان از رچ ان منرلز، افغانستان از رچ ان ریسورسز۔ افغانستان کو بھی ایک پراپر ڈائریکشن کی ضرورت ہے، تو افغانستان کا بھی اپنی ایک پوٹینشیل ہے۔ تو اگر آپ اس ریجن پہ انویسٹ کریں، اپنے ذاتی فرکشنز کو سائڈ پہ رکھ کے ریجن پہ انویسٹ کریں، تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم وہ گلوری اٹینڈ نہ کر سکیں جو یورپ نے اٹین کی، یا وہ گلوری اٹینڈ نہ کر سکیں جو آسیان نے اٹین کی ہے۔ ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری لیڈرشپ کو اپنے تھوڑی سی ڈائریکشن ٹھیک کرنی پڑے گی، آؤٹ آف دا باکس تھنک کرنا پڑے گا، ایسی اپرچونٹیز کو ایکسپلور کرنا پڑے گا جو کہ جن کو ہم بہت سی صورتحال میں ان کنونشن کہتے ہیں۔ جیسے سر نے ابھی آئی ٹی انڈسٹری کو ایکسپلور کرنے کے لیے بنگلور کی آپ ایگزامپل دیکھیں، بنگلور نے کیا ریولوشن انڈیا کے لیے لے آیا، شائننگ انڈیا کی بنیاد تو بنگلور ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس اپرچونٹی بہت ہے، ہمارے پاس پاسبلٹیز بھی بہت ہے، مگر اس ڈائریکشن میں جانے کے لیے ایک ول کی ہونی ضرورت ہے۔ ول کی کمی ہے اس وقت، جس وقت ول ہوگی اس میں راستے کھل جائیں گے۔ علوی صاحب، یہاں پہ پروگرام جو ہے اختتام کی جانب ہے، میں چاہوں گی کوئی ایک لائن جو آپ کہنا چاہیں۔ دیکھیے اس وقت پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹیز ہیں، دوست ممالک آئے ہوئے ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ میکسیمم اپنے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کرے۔
फजल हुसैन अवान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है इस शंघाई ताउन तंजीम से, इस इजलास से सबसे ज़्यादा, वो ये है कि पाकिस्तान में कंसेंसस जो है ना, पाकिस्तान में जिस तरह से पूरा मुल्क एक पेज पर है, इससे हुकूमत को फ़ायदा उठाना चाहिए। और जिस तरह से मैं सवाल भी करने लगा था, मैं भी इख्तिताम की तरफ है ये कि हो सकता है कि इस इजलास के दौरान करंसी जिस तरह से डॉलरों में पहले होता है, वो चाइना की तरफ चला जाए कि चाइना का है कि हमारी करंसी में ये कारोबार हो जाए, तो उस पर हमने देखना है कि इस तंजीम के जो ममालिक मेंबरान हैं उनको क्या है इसका फ़ायदा पहुँचेगा अगर चाइना की करंसी में ट्रेड होना शुरू हो जाती है। आसमा वदूद, आप भी बताइएगा, कुछ कहना चाहेंगी आप? सर, जैसे कहा ना, डिटैचमेंट ऑफ डॉलर पाकिस्तान के लिए तो एक डील ब्रेकर होगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा उसके लिए इम्पैक्ट होगा, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। रशिया तो ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन लेट्स सी पाकिस्तान या और हम ममालिक में कितना स्पाइन है इस चीज़ को टेकअप करने के लिए, लेकिन इट हैज़ पोटेंशियल। जहाँ तक आपने कहा कि ये इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, मैंने आपको ये कहा ना कि वी कैन इमेजिन द होल वर्ल्ड, वी कैन इमेजिन यूनिवर्स। हम तो यहाँ पे बैठे हुए किताबी बातें करके बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि हमारी गवर्नमेंट क्या एम कर रही है, हमारी गवर्नमेंट इसमें से क्या चीज सिक्योर करना चाह रही है, कहाँ पे वो खुद को सक्सेसफुल कंसिडर करेगी, कहाँ पे एवरेज और कहाँ पे फेलियर, ये मालूमात हमारे पास अभी नहीं है। तो हम अभी इसके बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेट्स सी हाउ द थिंग्स टर्न आउट, मगर ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और अल्लाह करे इसमें से पाकिस्तान बेहतरीन रीड कर सके। यहाँ पे फजल हुसैन अवान साहब आपका, सईद अलवी साहब और आसमा वदूद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा आज का हमारा प्रोग्राम जो कि था स्पेशल शंघाई ताउन तंजीम के बारे में कि क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, क्या इम्पैक्ट हमारे पाकिस्तान की माशियत पर आ रहा है। तो इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। अभी जिस तरह की अपडेट हैं वो आपसे हॉट स्टोरी के तौर पर बातचीत की जाती है और सबके मौक़िफ़ लिए जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा होगी। आपसे मुलाकात, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।